हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक अमेजिंग टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है प्लेसेंटा। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। अक्सर प्लेसेंटा से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये प्लेसेंटा के बारे में सभी लोग जानते हैं। अब जो दुनिया जानती है उसको एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है, ठीक है। इसलिए हमने इस टॉपिक को बनाया है। क्लास 12 और क्लास 10 के लिए खास कर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेसेंटा। आइए हम जानें। इस प्लेसेंटा के बारे में जानने के पहले आपको एक चीज़ जाननी चाहिए। मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स मीन्स स्तनधारी। अब स्तनधारी का मतलब ये नहीं कि जिसमें सिर्फ स्तन निकले हों वही स्तनधारी। ऐसे तो सिर्फ लड़की के अलावा कोई स्तनधारी होगा ही नहीं, लड़के के पास तो होता ही नहीं है। तो स्तनधारी का जो मेन कैरेक्टर होता है फ्रेंड्स, वो होता है उभरे हुए कान होना, कान का बॉडी के बाहर होना। तो जिसके कान बॉडी के बाहर है वो सब स्तनधारी के अंदर आएंगे। आप स्तन से वो मत लगाइएगा अंदाज़ा कि जिसके पास स्तन होगा वही सिर्फ स्तनधारी में आएंगे। इस तरह सिर्फ फीमेल ही मैमल्स होंगे और मेल मैमल्स नहीं होंगे। तो आपको स्तनधारी का मेन कैरेक्टर क्या रखना है? उभरे हुए कान, ठीक है। आप जान गए मैमल क्या होता है। अब मैमल को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। इनकी क्लासिफिकेशन के बेस पे मैमल्स को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है: प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया में वो आते हैं जो अंडे देते हैं, और मेटाथीरिया यूथीरिया में वो आते हैं जो अंडे नहीं देते, ठीक है। यानी जो अंडे देंगे उनके बच्चे अंडे से निकलेंगे, जो अंडे नहीं देंगे उनके बच्चे डायरेक्ट निकलेंगे। यानी बच्चा ही होगा, अंडा नहीं होगा, ठीक है। इतना आप जान गए। अब प्रोटोथीरिया के कंडीशन में प्लेसेंटा नहीं होता। प्रोटोथीरिया के कंडीशन में जो मैमल्स प्रोटोथीरिया में आते हैं उनमें प्लेसेंटा नहीं होता, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता। लेकिन जो मेटाथीरिया और यूथीरिया में आते हैं उनमें प्लेसेंटा पाया जाता है। यानी मेटाथीरिया यूथीरिया की कंडीशन में प्लेसेंटा पाया जाता है। इतना आप जान गए। अब ये जाने आप कि प्रोटोथीरिया में एक होता है तो उसमें प्लेसेंटा क्यों नहीं है? क्या इनके बच्चे को भोजन नहीं चाहिए? नहीं, भोजन चाहिए, ठीक है, भोजन चाहिए। अगर आप अच्छे से देखे हो तो जो अंडा होता है, जो हम अंडा खाते हैं, जो अंडा होता है उस अंडे के अंदर योक होता है। पित्तक आप बोलते हैं इसको, योक होता है ना। इसी योक के द्वारा उस बच्चे को, जो एम्ब्रियो से कन्वर्ट हो रहा होता है, उस बच्चे को योक के थ्रू भोजन मिलता है। तो वहाँ प्लेसेंटा का काम कौन कर रहा है? प्रोटोथीरिया के अंदर योक कर रहा है, इसलिए यहाँ प्लेसेंटा नहीं है। लेकिन मेटाथीरिया और यूथीरिया की कंडीशन पर योक नहीं होता है। इनके पास भी एग होता है, या लेकिन जो ये वाला एग होता है वो खाने वाला होता है, ये दोनों वाला एग खाने वाला नहीं होता, ठीक है। तो इनके पास जो एग या ओवा होता है उसमें योक अब्सेंट होता है। अब योक अब्सेंट, कोई तो चाहिए जो प्लेसेंटा का काम करे, कोई तो चाहिए ना जो भोजन दे। तो वो इसमें प्लेसेंटा, नेचर ने इनको क्या दे दिया है? योक ना देकर प्लेसेंटा दे दिया, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए प्लेसेंटा किस में पाया जाता है। मेटाथीरिया और यूथीरिया दोनों के कंडीशन में प्लेसेंटा पाया जाता है। लेकिन इनमें भी प्लेसेंटा अलग अलग टाइप के होते हैं। आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा किस टाइप के प्लेसेंटा होते हैं। बस इतना जान लें कि जो अंडे होते हैं उनमें योक होता है, इसलिए ओविपेरस वालों में प्लेसेंटा नहीं होता। लेकिन मेटाथीरिया यूथीरिया कंडीशन में प्लेसेंटा पाया जाता है। इनके बच्चे इमेच्योर होते हैं, इनके बच्चे मैच्योर होते हैं। मैच्योर क्या है मैं आपको जब प्लेसेंटा के टाइप्स को बताऊंगा तब आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। आइए हम कुछ दोस्तों, प्लेसेंटा की जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन, वो किससे होती है? वो कोरियन, ये झिल्ली होती है उससे, और इंडोमेट्रियम से होती है। किससे फ्रेंड्स? इंडोमेट्रियम। कोरियन की झिल्ली और इंडोमेट्रियम ये दोनों मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं, ठीक है। अभी कोरियन झिल्ली क्या होती है दोस्तों? ये झिल्ली जो होती है कोरियन झिल्ली, ये हेल्प करती है किसमें? पाचन में, श्वसन में और उत्सर्जन में। ऐसी झिल्ली जो तीनों में मदद करे। यानी प्लेसेंटा का काम ही है ना, जो पाचन, बच्चे को पाचन दे, श्वसन दे और उसके बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकाले, ये कोरियोनिक झिल्ली होती है। और इंडोमेट्रियम जो होती है, ये इंडोमेट्रियम झिल्ली गर्भाशय की दीवार होती है। जो फीमेल के पास यूटेरस की वॉल होती है उसकी दीवार होती है। कौन? इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम की दीवार ही कन्वर्ट होती है किसमें? प्लेसेंटा में। यानी ये दोनों से मिलकर, कोरियन और इंडोमेट्रियम से मिलकर क्या बनता है फ्रेंड्स? ये बनता है प्लेसेंटा, ठीक है। अगर आप प्लेसेंटा की देखें तो ह्यूमन के अंदर प्लेसेंटा कई सारे टाइप के होते हैं। तो एक जो बहुत ही कॉमन टाइप होता है, जैसे आप बच्चे देखे होंगे किसी पिक्चर में कहीं पर भी, तो जो बच्चे जब मदर के वर्जिना से बाहर निकलते हैं तो किस कलर के होते हैं? रेड कलर के। यानी उनमें ब्लड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसे प्लेसेंटा को हम बोलते हैं हीमोकोरियल टाइप प्लेसेंटा, यानी हीमोकोरियल प्लेसेंटा बोलते हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो आप बोल सकते हैं जो फेटस होता है, वो एकदम ब्लड से लदा हुआ होता है, यानी ब्लड में डूबा हुआ होता है वो। इसलिए हम बोलते हैं ऐसे कंडीशन को हीमो मतलब हीमोग्लोबिन, जो हीमो ब्लड में तैरता है। अब आइए, पहली चीज़ हम ये जान जाए कि प्लेसेंटा की आवश्यकता ही क्यों पड़ी हमको। प्लेसेंटा की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको, इसके बारे में हम जानते हैं। फ्रेंड्स, जो मैमल होता है ना, वो एलेसिथल होता है। क्या होता है? एलेसिथल। एलेसिथल मीन्स उनके अंदर
एग तो होगा, ओवा तो होगा, लेकिन वो बिना किसके होगा, वो बिना योग के होगा। अब जब योग नहीं है तो अंडे को भोजन नहीं मिलेगा, अंडे के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको भोजन नहीं मिलेगा, तो उसको भोजन देने के लिए, योग तो एब्सेंट है मैमल के अंदर, तो उसको भोजन देने के लिए प्लेसेंटा की आवश्यकता पड़ी। किसकी? प्लेसेंटा की। अगर योग होता तो प्लेसेंटा की आवश्यकता ना पड़ती, योग नहीं है इसलिए प्लेसेंटा की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा करता क्या है? ये प्लेसेंटा मदर के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करता है। कहाँ पास? एम्ब्रियो में। मदर के अंदर से एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करता है किसके अंदर? मतलब मदर के अंदर से भोजन को ट्रांसफ़र करता है एम्ब्रियो के अंदर, फेटस के अंदर। ठीक है, और भी जो प्लेसेंटा होता है ये मदर से कहाँ जाता है? फेटस के अंदर जाता है। फेटस से मदर नहीं, मदर से फेटस के अंदर जाता है। ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा क्या कर रहा है? मदर और फेटा को जोड़े रखता है, यानी मदर के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसको डाल देता है बच्चे के अंदर, ताकि बच्चा भी खाता पीता रहे 9 महीने तक। ठीक है दोस्तों, हम प्लेसेंटा को फैटल मैटरनल ऑर्गन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैटल मैटरनल ऑर्गन। ठीक है, क्यों बोलते हैं फैटल मैटरनल ऑर्गन? इसके लिए आपको ये जानना चाहिए, जो प्लेसेंटा होता है वो कनेक्ट होता है किससे? फैटल एरिया से और मैटरनल एरिया से। ठीक है, डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ये आपका एक बेबी है, ये आपका बेबी है मान लीजिए, तो ये एक लेयर होती है यहाँ पर, उससे कनेक्ट होता है। ये फैटल है, ये एरिया है, ये आपका मैटरनल ये यूटेरस आप बोल सकते हैं, इससे कनेक्ट होता है। यानी किससे किससे? ये फैटल किससे कनेक्ट होता है? एक इस दीवार से, एक इस दीवार से, दोनों से कनेक्ट है, इसलिए हम इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोल देते हैं। यानी फैटल वाला एरिया, मैटरनल वाला एरिया। यानी प्लेसेंटा दो एरिया से दो चीज़ों से बनता है। पहला किससे? एक फैटल और दूसरा मैटरनल ऑर्गन, जिसे आप बोलते हैं गर्भमात्रिक अंग। क्या बोलते हैं? गर्भमात्रिक अंग। यानी जो प्लेसेंटा होता है दो चीज़ों से कनेक्टेड होता है, एक फैटस से और दूसरा मैटरनल से कनेक्टेड होता है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं? फैटल मैटरनल ऑर्गन। ठीक है, अब जैसा कि हम फैटल को प्लेसेंटा को हम बोल रहे हैं कि ये फैटल और मैटरनल ऑर्गन है, फैटल मैटरनल ऑर्गन है, तो अब इस फैटल मैटरनल ऑर्गन का मतलब क्या है उसको आप जान जाएं। इतना तो आप जान गए कि 2 भाग से मिलकर बना होता है। प्लेसेंटा जो होता है 2 भाग से मिलकर बना होता है, एक फैटल पार्ट और एक मैटरनल पार्ट। तो जो फैटल और मैटरनल पार्ट है ना, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? फैटल मैटरनल ऑर्गन, गर्भमात्रिक अंग। ठीक है, तो जो फैटल पार्ट होता है ये इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, और मैटरनल पार्ट की इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये आपको जानना चाहिए। फैटल पार्ट की जो उत्पत्ति होती है ये क्रोनिक सेक्स होती है। किससे? क्रोनिक सेक। क्रोनिक सेक यानी क्रोनिक झिल्ली होती है, उसके ऊपर गर्भ की यूटेरस के ऊपर एक लेयर होती है, उससे उत्पत्ति होती है फैटल पार्ट की। और मैटरनल पार्ट जो है इसकी उत्पत्ति होती है इंडोमेट्रियम से। किससे? इंडोमेट्रियम से। अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा है, किसके बारे में? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इंडोमेट्रियम क्या है। अगर इंडोमेट्रियम थिक है यानी उसके अंदर ब्लड भरा है तो ब्लड बाहर आएगा, और जब ब्लड बाहर आएगा तो प्रेगनेंसी नहीं आ सकती। और यदि इंडोमेट्रियम थिन पतला है यानी ब्लड नहीं है उसके अंदर तो प्रेगनेंसी आएगी। ठीक है, यानी अगर मेंस्ट्रुएशन होगा, फीमेल बॉडी के अंदर से ब्लड बाहर आएगा तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी। और यदि प्रेगनेंसी हो रही है तब फीमेल बॉडी के अंदर से ब्लड बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और जब ब्लड बाहर नहीं आता तो जो इंडोमेट्रियम है ये क्या करता है? ये कन्वर्ट होता है मैटरनल ऑर्गन में। किसमें? मैटरनल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी क्रोनिक पार्ट क्या बनाता है? फैटल पार्ट होता है, और एंडोमेट्रियम पार्ट क्या होता है? मैटरनल पार्ट होता है। अब फैटल पार्ट कर क्या रहा है? जो फैटल पार्ट आपने इतना जान गया कि फैटल पार्ट किससे बनता है? क्रोनिक सेक्स से, और मैटरनल पार्ट बनता है इंडोमेट्रियम से बनता है। ठीक है, अब फैटल पार्ट का काम जान जाइए। फैटल पार्ट जो होता है ये अपने अंदर से, फैटल पार्ट मतलब बच्चे की बात हो रही है, जो बच्चा है उसकी बात हो रही है। जो फैटल पार्ट होता है वो अपने अंदर से बेकार गैस को यानी CO2 को और बेकार पदार्थ को माता के ब्लड वेसल्स में डाल देता है। किसमें? ब्लड वेसल्स में, ताकि बच्चे के अंदर से गंदे पदार्थ क्या हो जाए? बेकार पदार्थ माता के ब्लड में चले जाए और वहाँ से छन के माता की बॉडी से बाहर निकल जाए। किडनी वो सब काम कर लेगा। किडनी आप जानते हैं प्योरीफायर बोलते हैं, किडनी सब छान छोन के बाहर निकाल देगा, वो किडनी का काम ही है। और फिर जो मैटरनल पार्ट होता है ये क्या काम कर रहा है? ये भी अच्छे पदार्थ को माता के अंदर से अच्छे पोषक तत्व, अच्छे गैसों को बच्चे के बॉडी के अंदर डाल देगा। कहाँ डाल देगा? माता के अंदर से अच्छे पोषक तत्वों को जो बच्चे के लिए ज़रूरी होते हैं, और अच्छी गैस यानी ऑक्सीजन को बच्चे के अंदर डाल देगा। यानी फैटर्नल पार्ट क्या कर रहा है? ये फैटर्नल पार्ट कनेक्टेड होता है किससे? प्लेसेंटल वेंस से, और आप जानते हैं वेंस गंदी चीज़ों को रखता है। और मैटरनल पार्ट जो होता है ये कैरी करता है प्लेसेंटल आर्टरीज, और आप जानते हैं आर्टरी जो होता है अच्छी चीज़ों को कैरी करता है। अच्छी चीज़ें मतलब न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। वेंस यानी कार्बन डाइऑक्साइड,
यानी बॉडी, बच्चे की बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लेसेंटल वेंस निकालता है और उसी प्लेसेंटल वेंस को आप फेटल पार्ट बोलते हैं। और जो CO2 है बच्चे के अंदर न्यूट्रिएंट्स और CO2 कौन डालता है? मैटरनल पार्ट, जिसे आप बोलते हैं प्लेसेंटल आर्टरीज। ठीक है, इतना आप जान गए। अब आगे जाना दोस्तों, अब आपको ये जानना चाहिए कि प्लेसेंटा का निर्माण कब होता है। पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, कब प्लेसेंटा का निर्माण होता है? तो जो प्लेसेंटा का निर्माण होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है तीसरे हफ्ते में। निषेचन के बाद जो तीसरा हफ्ता आता है, निषेचन मतलब जब मेल और फीमेल मिल जाए और जाइगोट बना ले, उसके तीसरे हफ्ते में ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है, ताकि एम्ब्रियो को, जो एम्ब्रियो है उसको भोजन मिल सके। ठीक है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन निषेचन के तीसरे हफ्ते में हो जाता है। और जो फेटस होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर जो मैटरनल बॉडी, मैटरनल वो होता है, मैटरनल और फेटरनल वो होता है ना फ्रेंड्स, फेटरनल और मैटरनल वेसल्स जो होते हैं, यानी बच्चे के और माता के जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं वो आपस में मिक्स नहीं होती। ये आपको याद रखना है। अगर वो आपस में मिक्स हो जाएंगी तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा भाग ऑक्सीजन को ला रहा है, कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले जा रहा है? तो दोनों मिक्स नहीं होती। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। दोनों अलग अलग साइड होती हैं। एक ऑक्सीजन को अंदर लाएगी, पोषक तत्वों को अंदर लाएगी, तो दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर ले जाएगी, उत्सर्जित पदार्थ, गंदे पदार्थ को बच्चे की बॉडी से बाहर ले जाएगी। ठीक है, इतना आप जान। अब फ्रेंड्स, आपको प्लेसेंटा के प्रकार के बारे में मालूम होना चाहिए कि प्लेसेंटा कितने प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको ह्यूमन के बारे में बताया है। ठीक है, सिर्फ ह्यूमन की प्लेसेंटा के बारे में मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बारे में आप जान जाएं। आपको एक्सेप्शन केस फंस सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी ह्यूमन के बारे में लाया हूँ। देखिए, प्लेसेंटा को अगर आप फेटल मेम्ब्रेन के बेस पे देखेंगे, फेटल मेम्ब्रेन के बेस पे अगर आप प्लेसेंटा को देख रहे हैं फेटल मेम्ब्रेन के बेस पे, तो प्लेसेंटा कैसा होता है? क्रोनिक एलोन्टिक प्लेसेंटा होता है। कैसा? अगर आप प्लेसेंटा को फेटल मेम्ब्रेन के बेस पे देख रहे हैं तो प्लेसेंटा कैसा होगा? क्रोनिक एलोन्टिक प्लेसेंटा होगा। ठीक है, इसका मतलब, अब ये इस शब्द का मतलब क्या है ये आपको जानना चाहिए। देखें, ये क्रोनिक जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। हम जो प्लेसेंटा है उसे हम फेटल मेम्ब्रेन के बेस पे डिवाइड किए। हमने क्या बोला? मानव के अंदर जो प्लेसेंटा होता है उसे हम बोलते हैं, किस प्रकार का होता है प्लेसेंटा? क्रोनिक एलोन्टिक प्लेसेंटा के बेस पर। तो ये नाम क्यों दिया गया वो आपको जानना चाहिए। इसका अगर आप फंक्शन मालूम कर लेंगे तो इसका नाम आपको मालूम चल जाएगा। तो क्रोनिक का मतलब होता है, क्रोनिक जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, यानी पाचन के लिए, श्वसन के लिए और उत्सर्जन के लिए क्रोनिक जवाबदार है। और इनका काम कौन कर रहा है? इनको बॉडी के अंदर ला कौन रहा है, कहाँ से ला रहा है, कौन ला रहा है, ये इसके लिए जवाबदार होता है एलोन्टिक प्लेसेंटा, एलोन्टिक मेम्ब्रेन। ये क्रोनिक मेम्ब्रेन हो गई, एलोन्टिक मेम्ब्रेन। ये एलोन्टिक मेम्ब्रेन जवाबदार होती है अंदर लाने के लिए, अंदर बाहर ले जाने के लिए। मैंने आपको प्लेसेंटा आर्टरीज और प्लेसेंटा वेन के बारे में बताया। तो प्लेसेंटा आर्टरीज क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स और अच्छी गैस को माता से बच्चे के बॉडी में डालती है, यानी मदर से कहाँ डाली? फेटस के अंदर। और जो प्लेसेंटा वेन होता है, ये फेटस के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी मटेरियल को फेटस से मैटरनल ब्लड के अंदर, वेसल्स के अंदर डाल देता है। ठीक है, अब दोनों का फंक्शन जान गए। और प्लेसेंटा आपने बोल दिया, ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए आपने प्लेसेंटा बोल दिया। ठीक है, अब आपको जानना चाहिए एक और टाइप से अगर आप मेम्ब्रेन के, फेटल मेम्ब्रेन के बेस पे देख रहे हैं तो आप क्रोनिक एलोन्टिक प्लेसेंटा के बेस पे एम्ब्रियोनिक विली, और इसी एम्ब्रियोनिक विली को आप बोलते हैं प्लेसेंटल विली। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एम्ब्रियोनिक विली बोलें चाहे प्लेसेंटल विली बोलें, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अगर आप एम्ब्रियोनिक विली या प्लेसेंटल विली के बेस पे देख रहे हैं और यूटेरिन वॉल के बेस पर देख रहे हैं मानव के अंदर प्लेसेंटा को, तो उस टाइप का प्लेसेंटा अलग होगा। ये टाइप की प्लेसेंटा बताते हैं कि बच्चा जो बाहर निकलता है तो खून में लदा हुआ होता है, हीमोकोरियल होता है। हीमोकोरियल जो ब्लड में तैरता रहता है। ठीक है, ब्लड में डूबा होता है। तो हीमोकोरियल और अच्छे से हम जानते हैं क्या होता है हीमोकोरियल। दोस्तों, जब यूटेरस, जो गर्भाशय की दीवार जो होती है, जब वो टूट जाती है ना, जब वो टूट जाती है, गर्भाशय की दीवार जो है जब वो टूट जाती है तो उसके अंदर से जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स वो इंटर कर जाते हैं कहाँ पास? फेटस के ऊपर, फेटस के अंदर इंटर कर जाते हैं, जिस कारण फेटस जो होता है, गर्भ जो होता है, बच्चा जो होता है, वो खून में डूब जाता है। क्या होता है? खून में डूब जाता है। और जब खून में डूब गया उसी को हम क्या बोल दिए? हीमोकोरियल। यानी फेटस की जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन थी, कौन सी? कोरियल से बना क्या? कोरियोनिक मेम्ब्रेन। यानी जो फेटस की कोरियोनिक मेम्ब्रेन थी वो ब्लड में डूब गई, इसलिए आप क्या बोल दिए? हीमो, ब्लड में डूबी, कोरियल क्रोनियोनिक मेम्ब्रेन। तो हीमोकोरियल मेम्ब्रेन कहाँ डूब गई? ब्लड के अंदर डूब गई।
ठीक है, इसलिए हम क्या बोल दिए, हीमोकोरियल मेम्ब्रेन, हीमोकोरियल टाइप का प्लेसेंटा। ठीक है, 21 बेस पे हीमोकोरियल। हीमोकोरियल केवल एम्ब्रियोनिक विली एंड यूट्रिन वॉल के बेस पर है। ठीक है, ये टाइप का प्लेसेंटा। एक और प्लेसेंटा होता है जिसे आप बोलते हैं मेटाडिस्कोडियल। क्या बोलते हैं? मेटाडिस्कोडियल। इस टाइप का प्लेसेंटा तभी होगा जब जो प्लेसेंटा विली होता है, प्लेसेंटा विली, वो गर्भाशय की जो दीवार होती है उसके चारों तरफ फैला होता है। क्या होता है? जो प्लेसेंटा विली होता है, ये गर्भाशय की दीवार है, तो इसके चारों तरफ प्लेसेंटा विली फैले होते हैं। क्या होते हैं? प्लेसेंटा विली चारों तरफ अच्छे से फैले होते हैं चारों तरफ, ताकि जैसे ही जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही जाइगोट बने तो जाइगोट को भोजन कराने के लिए मेटाडिस्कोडियल होती हैं जो भाई जाइगोट को भोजन कराती हैं। और जैसे जैसे इम्ब्रियो बनने लगता है, जाइगोट से जैसे जैसे जाइगोट डेवलप होकर इम्ब्रियो बनाता है, तो इम्ब्रियो बनने तक प्लेसेंटा भी बन जाता है। क्या बन जाता है? इम्ब्रियो बनने तक प्लेसेंटा भी बन जाता है उस बच्चे के पास, फेटस में इम्ब्रियो बनने तक प्लेसेंटा भी बन जाता है। और जैसे ही प्लेसेंटा बनता है तब इस मेटाडिस्कोडियल का काम धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि ये क्या कर रही थी, भोजन ऑक्सीजन ये सब पहुंचा रही थी जाइगोट के पास। तब इनका काम धीरे धीरे खत्म होने लगता है और ये क्या होने लगती है, गायब होने लगती हैं। धीरे धीरे ये लोग क्या होने लगती है, गायब होने लगती हैं। सारी की सारी गायब हो जाती हैं। ये सिर्फ एक ही सिरे पर बसती हैं, ऊपरी सिरे पर, गर्भाशय की दीवार से जुड़ी होती हैं, सिर्फ गर्भाशय की दीवार की तरफ ही बची होती हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, यानी सिर्फ एक ही एरिया पे बची है, डिस्कोइड एरिया पे बची है, ऊपरी एरिया पे बची है। इसलिए हम क्या बोल दिए, डिस्कोइडल प्लेसेंटा, मेटाडिस्कोइडल प्लेसेंटा। तो हमने प्लेसेंटा के टाइप को दो तीन प्रकार के प्लेसेंटा को हमने देखा। किस बेस पे? 2 बेस पे। एम्ब्रेन के बेस पे हमने देखा क्रोनिक एलोन्टिक प्लेसेंटा, और दूसरा हमने एम्ब्रियोनिक विली और यूट्रिन वॉल के बेस पर हमने प्लेसेंटा को देखा। तो 2 बेस पे होते हैं, हीमोकोरियल और मेटाडिस्कोरियल। दोस्तों जो ये प्लेसेंटा मैंने दिखाया ना, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इस तरह नहीं कि प्लेसेंटा कि हीमोकोरियल क्या है, मेटाडिस्कोरियल क्या है, ये पूछ लेगा तो 1 नंबर में पूछेगा। लेकिन वो प्लेसेंटा के प्रकार पूछेगा कि मानव में प्लेसेंटा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है, मानव में प्लेसेंटा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला फेटल मेम्ब्रेन के आधार पर, और दूसरा भ्रूणी रसांकुर और गर्भाशय की दीवार के आधार पर। जो गर्भाशय की झिल्ली के आधार पर होता है वो होता है क्रोनिक एलोन्टिक प्लेसेंटा होता है, उसका फंक्शन आपको बता देना है। और जो भ्रूणी रसांकुर मतलब जो रस को अपने अंदर रखा हो, और गर्भाशय की दीवार के आधार पर जो प्लेसेंटा होता है वो 2 तरह का होता है। एक हीमोकोरियल होता है जो ब्लड से डूबा होता है, एक मेटाडिस्कोडियल होता है जो पहले तो जाइगोट को अच्छी तरह से भोजन प्रोवाइड कराता है, लेकिन जैसे ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये कुछ समय बाद क्या होता है, गायब हो जाता है, और सिर्फ एक ही एरिया में, डिस्कोइड एरिया में, सिर्फ एक ऊपर की तरफ ही बचा होता है जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को माता के ब्लड वेसल्स से गर्भ के ब्लड वेसल्स के अंदर डालता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। प्लेसेंटा का जो मेन फंक्शन होता है फ्रेंड्स, वो होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन यानी भोजन को, श्वसन को, और उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, इम्यूनिटी देना। अब इम्यूनिटी बहुत खास है। इम्यूनिटी ये कि बच्चा कमज़ोर ना हो जाए, इसलिए नेचर ने माता के अंदर जो इम्यूनिटी है वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। माता के अंदर की इम्यूनिटी बच्चे के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती है। ठीक है, ताकि बच्चा भी हेल्थी रहे। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार पदार्थों को अंदर डाल दे। बेकार पदार्थों को अंदर कभी नहीं डाले, बेकार चीज़ों को कभी प्लेसेंटा अपने अंदर नहीं लेगा। बच्चे के अंदर बेकार चीज़ों को प्लेसेंटा कभी नहीं डालेगा। ठीक है, बेकार चीज़ें मतलब सॉलिड फूड वगैरह। ठीक है, अब ये आपके प्लेसेंटा के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिनका सिक्रिएशन होता है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हार्मोन्स है जिसका सिक्रिएशन प्लेसेंटा के अंदर होता है। अभी आप सिर्फ इतना जान लें कि हार्मोन्स के अंदर प्लेसेंटा का सिक्रिएशन होता है। और साथ साथ सबसे मेन कैरेक्टर जो है, पहला तो न्यूट्रिएंट्स हो गया, और दूसरा सिलेक्टिव बैरियर। सिलेक्टिव बैरियर मतलब होता है ये सिर्फ चुने हुए पदार्थ को ही प्लेसेंटा के अंदर डालता है, बेकार चीज़ों को कभी प्लेसेंटा के अंदर नहीं डालेगा। ठीक है, बेकार चीज़ों में फूड वगैरह आता है, फूड मटेरियल। रोग की बात मैंने नहीं किया। मैंने ये नहीं बोला कि रोग को बच्चे के अंदर नहीं डाल रहा। रोग बच्चे के अंदर जाएंगे, रोग बच्चे के अंदर जाएंगे, क्योंकि आपने अगर हीमोफीलिया के टॉपिक को, हमारे हीमोफीलिया के टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो हमने आपको बताया था, अगर माता हीमोफीलिया से ग्रसित है तो आने वाला बच्चा भी हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। तो माता के जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम में, वो ट्रांसफ़र कहाँ हुए, बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हुए। तो जाहिर सी बात है प्लेसेंटा के थ्रू ये सारे काम हो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए प्लेसेंटा के थ्रू ये सारे काम हो रहे हैं। तो माता से किस में गए, बच्चे में। यानी रानी विक्टोरिया का कॉन्सेप्ट, स्टोरी अगर आपने सुनी है तो रानी विक्टोरिया किसकी वाहक थी, रानी विक्टोरिया वाहक थी किसकी, हीमोफीलिया की। तो रानी विक्टोरिया से उसके पूरे बच्चों को हुआ था, यानी प्लेसेंटा के थ्रू ही गया होगा ना। बस
यानी प्लेसेंटा के थ्रू डिजीज ट्रांसफर होती है, लेकिन सॉलिड फूड वगैरह ट्रांसफर नहीं होती। ये डायग्राम बनाया है, इससे आप समझ सकते हैं प्लेसेंटा के बारे में। देखिए, ये आपकी यूटेरस की मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पे इंडोमेट्रियम होती है। अगर इंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स भरा होगा तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी, लेकिन यहाँ ब्लड वेसल्स कहीं नहीं दिख रहे, इसलिए प्रेगनेंसी है। ठीक है, ये आपका एम्ब्रियो होगा, जिसे आप फेटल बोलते हैं, यही आपका फेटल है। ये आपका अम्ब्रेलिकल कॉर्ड, इसी कॉर्ड में 2 वेसल्स होती हैं, एक ये हो गई, एक और हम यहाँ बना दे रहे हैं। जो पिंक वाली है उसे आप समझ सकते हैं कि वो प्लेसेंटा आर्टरीज है, जो माता से कनेक्टेड होती है, माता से बच्चे के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट करती है। और जो ऑरेंज कलर की है वो बेकार गैसों को और उत्सर्जित पदार्थों को बच्चे के बॉडी से माता के बॉडी में पहुंचाती है। ये हो गई क्रोनिक विली या प्लेसेंटल विली आप बोलते हैं। ये क्या करती है, ये सिर्फ इस ब्लड वेसल्स के अंदर से भोजन को डालेगी, गैस को डालेगी, और उसी के अंदर से भोजन और बेकार पदार्थों को बाहर निकालेगी। किसका काम है, प्लेसेंटा विली का। ठीक है, ये आपका एक डायग्राम हो गया। फिर इसी के थ्रू ये कहाँ से निकल जाता है, ये बच्चा धीरे धीरे निकल जाता है, कहाँ से, वर्जिना वाले एरिया से बाहर निकल आता है। ठीक है, ये किसका डायग्राम है, इसके अंदर फेटस है, यूटेरस के अंदर फेटस है। ठीक है, उसका डायग्राम है, फेटस विद इन यूटेरस, गर्भाशय के अंदर स्थित भ्रूण। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ हार्मोन्स है जो प्लेसेंटा के द्वारा छोड़े जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। सबसे मेन आपको सिर्फ ये याद रखना है, HCG, इसे हम बोलते हैं ह्यूमन क्रोनिक गेनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, ह्यूमन क्रोनिक गेनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। ये हार्मोन्स करता क्या है, इसी हार्मोन्स को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन्स, प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन्स। क्योंकि कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है ना, तो इस हार्मोन्स की एक बूंद भी ये बता सकती है कि लेडी प्रेग्नेंट है। ठीक है, कैसे बता सकती है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर यूरिन टेस्ट करवाते हैं, तो उस यूरिन की एक बूंद में भी अगर HCG मिल गया तो आप बोल देंगे वो लेडी प्रेग्नेंट है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन। यूरिन से पता चलता है, यूरिन की एक मूत्र से, और ये बहुत बड़ी मात्रा में होती है, लेकिन थोड़ी सी भी मात्रा ये इंडिकेट कर सकती है कि लेडी प्रेग्नेंट है। ठीक है, और भी कई सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे HPL हो गया, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। और जैसे क्या हो गया, रिलैक्सिन हो गया। ये रिलैक्सिन और HCG, HPL और रिलैक्सिन, इनका काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। प्रेगनेंसी के समय ये निकलते हैं और प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, प्रेगनेंसी काल के बारे, प्रेगनेंसी पीरियड के बारे में बताते हैं, ताकि लेडी प्रेग्नेंट हो गई है, इसके बारे में ये लोग इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। लेकिन और भी जैसे हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, कोरोनिक थायरोट्रोपिन, कोरोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, ये जो 4 हार्मोन्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये चारों हार्मोन्स जो हैं ये प्रेगनेंसी को बनाए रख, यानी प्रेगनेंसी को बैलेंस करते, ताकि लेडी में कोई गड़बड़ी ना आ जाए। ये क्योंकि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसमें कई सारे मेटाबॉलिकली चेंजेस होते रहते हैं। लेडी कम खाना खाती है, ज़्यादा खाना खाती है, लेडी को बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस। तो इन सबको ये लोग बचाते हैं, ताकि लेडी इतनी कमज़ोर ना हो सके कि बच्चा उसके बच्चे की डेथ हो जाए, उसे अबॉर्शन करवाना पड़े, बच्चा स्वस्थ रहे। उसके लिए ये सारे हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, क्रोनिक थायरोट्रोपिन और क्रोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, ये सब मेटाबॉलिकली चेंजेस में मदद करते हैं। ठीक है, ताकि लेडी को कभी ऐसी ना लगे कि वो कमज़ोर हो रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे आपको सारे के सारे प्लेसेंटा के बारे में डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर और भी कुछ आपके डाउट हो प्लेसेंटा के बारे में, आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।